तो आप निश्चिंत रहें उस बात के लिए। खैर, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखिए, जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो में एक नाभिक दूसरे नाभिक में परिवर्तित होता है किन्हीं कारणों से, विखंडन से, विघटन से। हमने देखा कि जब किसी नाभिक से अल्फा कण का क्षय होता है या बीटा कण का क्षय होता है या कोई बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में विभक्त होता है, इसके अलावा एक अभिक्रिया और आप पढ़ेंगे संलयन, जिसमें दो छोटे नाभिक या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया में जो अभिकारक है, यानी जो नाभिक का विघटन हो रहा है, जो नाभिक आपस में क्रिया कर रहे हैं, उन अभिकारकों को पिता नाभिक कहा जाता है और जो उससे उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसे पुत्री नाभिक कहा जाता है। जैसे हमने देखा था कि यूरेनियम 92 का जब अल्फा क्षय होता है तो इससे थोरियम हमें प्राप्त होता है। अभी हम इसके द्रव्यमान संख्या पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इससे हमें थोरियम प्राप्त हुआ और थोरियम के साथ अल्फा का, ये जो थोरियम है वो एक प्रकार से यूरेनियम से ही हमें प्राप्त हुआ, इसलिए हमको पिता नाभिक और थोरियम को पुत्री नाभिक कहा जाता है। हम केमिस्ट्री की भाषा में अगर बात करें तो केमिस्ट्री की भाषा में हम इनमें से एक को अभिकारक और दूसरे को उत्पाद कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान जो होता है वो सामान्यतः अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि जब उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से अधिक हो सकता है। तो द्रव्यमान में जो परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में जो कमी आ रही है, ये जो कमी है, ये कमी ऊर्जा में चेंज हो जाती है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक नाभिक था जिसका द्रव्यमान मान लीजिए 20 U था, सपोज 20 U था, और इससे जो उत्पाद बना हमारे पास में वो मान लीजिए 19 U उसका द्रव्यमान है। तो 1 U द्रव्यमान, 1 U का मतलब है एक परमाणु द्रव्यमात्रक के बराबर द्रव्यमान। 1 U का मान होता है 1.66 इंटू 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। तो इतना द्रव्यमान जो है वो कहाँ चला गया? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से आइंस्टीन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये जो द्रव्यमान है ये ऊर्जा में रूपांतरित हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जब कोई उत्पाद का निर्माण करता है, चाहे वो विघटन प्रक्रिया से करे, चाहे वो विखंडन प्रक्रिया से करे, चाहे दो नाभिकों के जुड़ने से ऐसा हो, चाहे दो नाभिकों की अभिक्रिया से ऐसा हो, उत्पाद और अभिकारकों के द्रव्यमान में अगर अंतर है, अगर उत्पाद और अभिकारक के द्रव्यमान में अंतर है, तो ये मान लीजिए कि ये जो द्रव्यमान में अंतर है, जैसे हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति, जैसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ये द्रव्यमान क्षति जो है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के अनुसार प्राप्त ऊर्जा E बराबर, जिसका मान होता है डेल एम सी स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ये आइंस्टीन के सिद्धांत से चेंज नहीं होता है, आइंस्टीन के सिद्धांत हम इस ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ये मत समझना कि चेंज होने के लिए आइंस्टीन का सिद्धांत लगता है, चेंज होने के लिए तो प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया विघटन हो सकती है, विखंडन हो सकती है, किसी नाभिक की न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, बीटा कण से, अल्फा कण से टक्कर हो सकती है, दो नाभिकों को जोड़ने की संलयन अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन इस अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होगी उसकी गणना अगर हम करना चाहें तो वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से हम कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध है उससे अगर हमें ऊर्जा की गणना करनी है तो ऊर्जा की गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान में क्षति कितनी हुई है इसका मान हमें चाहिए। अगर द्रव्यमान में क्षति का मान मैं निकाल लो जिसका मान होता है डेल एम, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि दो नाभिक जो है वो क्रिया कर रहे हैं। एक जो नाभिक है जिसका नाम है, मान लीजिए जिसका परमाणु क्रमांक Z है, एक नाभिक ऐसा है जो कोई A कण है, और इन दोनों की अभिक्रिया करने से हमें एक नया नाभिक प्राप्त हो रहा है जिसको हम एक को S नाभिक कह देते हैं और दूसरे को मान लीजिए हम P नाभिक कह देते हैं। हमने ऐसे ही नाम दे दिया S और P। S और P इसका कोई प्रतीक नहीं है, जैसे हम गणित में X Y Z मानते थे वैसे मान लेते। चलिए, X नाभिक Y से अभिक्रिया करता है और इससे हमें Z और Q नाभिक प्राप्त होते हैं मान लीजिए, तो हम ये कहेंगे कि X नाभिक का द्रव्यमान और Y नाभिक का द्रव्यमान जोड़ दीजिए, इसमें से आप Z नाभिक का जो द्रव्यमान है और साथ में Q नाभिक का जो द्रव्यमान है वो घटा दीजिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस एम क्यू, और ये जो हमारे पास में आएगा
इन दोनों नाभिकों के द्रव्यमान में से इन दोनों नाभिकों का द्रव्यमान हमने घटा दिया, ये जो संख्या हमारे पास में आएगी इस संख्या को हम कहेंगे द्रव्यमान क्षति। इस द्रव्यमान क्षति को यदि हम सी स्क्वायर से गुणा कर दे तो हमारे पास में ये एक संख्या आ जाएगी, एक ऊर्जा का मान आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान क्षति यानी द्रव्यमान में होने वाली कमी है ये इस ऊर्जा में चेंज हो गई है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में जब एक या एक से अधिक नाभिकों का विघटन होता है, क्रिया होती है, विखंडन होता है, टक्कर होती है, तो उससे जो उत्पाद नाभिक बनते हैं, उत्पाद और अभिकारकों के द्रव्यमान में जो अंतर होता है वो द्रव्यमान क्षति नाभिकीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है। द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब अगर इस ऊष्मीय ऊर्जा का मान जो हमने निकाला है Q बराबर डेल एम सी स्क्वायर, इसको E बराबर डेल एम सी स्क्वायर कहो चाहे Q बराबर डेल एम सी स्क्वायर कहो, अगर इस Q का जो मान है वो धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको कक्षा में भी बताया था कि वे नाभिक जिनका विखंडन हो रहा है या विघटन हो रहा है यानी अभिकारक नाभिकों का जो द्रव्यमान है वो यदि उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से ज्यादा हो तो हमेशा ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहेंगे। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक नाभिकों का द्रव्यमान, अभिकारक नाभिकों का द्रव्यमान उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से कम हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं को संचालित करने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है। अब एक खास बात और है कि जब भी शब्द हमारे दिमाग में अभिकारक आता है तो अभिकारक का मतलब हम समझ लेते हैं कि दो जने क्रिया कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, अभिकारक है तो दो जने क्रिया कर रहे होंगे। जैसे हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जब नाभिकीय विघटन होता है और इससे हमें थोरियम और अल्फा कण प्राप्त होता है तो यहाँ यूरेनियम अकेला अभिकारक है, यहाँ पर दो अभिकारकों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूरेनियम क्या है, दो अभिकारक है। लेकिन विखंडन प्रक्रिया की हम बात करें तो विखंडन में जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो इसका विखंडन हो जाता है। तो यहाँ पर यूरेनियम और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के अभिकारक का कार्य कर रहे हैं। तो विखंडन में, टक्कर में दो नाभिकों का होना जरूरी है, या हम कहें कि एक नाभिक पे दूसरे नाभिक की टक्कर होना जरूरी है। लेकिन विघटन की प्रक्रिया में अभिकारक दो नाभिक हो ये जरूरी नहीं है, एक नाभिक भी हो सकता है। इसी प्रकार से संलयन में भी नाभिकों की संख्या कम से कम 2 होगी, यानी अभिकारकों की संख्या कम से कम 2 होगी। एक अभिक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हो दी हुई है, 1H1 को जब बोरॉन से अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे कार्बन हमें प्राप्त होता है, कार्बन का नाभिक प्राप्त होता है। और कार्बन का नाभिक जो अस्थायी नाभिक हमें प्राप्त होता है वो जो है एक दूसरे नाभिक कार्बन के एक दूसरे समस्थानिक में चेंज हो जाता है और साथ में एक न्यूट्रॉन भी हमें प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में अगर हम जो हमें नाभिक प्राप्त हो रहे हैं 1H1 S5B11, इन दोनों की अभिक्रिया से जो हमें नाभिक प्राप्त हुआ है वो है कार्बन 611 और न्यूट्रॉन। तो यहां पर ये न्यूट्रॉन और कार्बन दोनों मिलकर के तो उत्पाद का काम करेंगे और वह जो प्रोटियम और बोरोन का नाभिक है दोनों मिलकर के अभिकारक का काम करेंगे। अब एक प्रश्न आया है आशुतोष सेन का, सर फिशन से बनने वाले प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल, और प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस आता है क्या? ये कह रहा है कि जब दो नाभिकों का संलयन होता है, फ्यूजन यानी कि विखंडन, फिशन यानी कि संलयन, फिशन होता है, संलयन होता है, तो संलयन से प्राप्त होने वाला जो नाभिक है वो स्थायी होता है या अस्थायी होता है। देखिए हमेशा जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया की 3 स्टेज होती हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में। पहली स्टेज कि या तो किसी एक नाभिक का विघटन हो रहा है या एक नाभिक दूसरे नाभिक से क्रिया कर रहा है। जब भी एक नाभिक दूसरे नाभिक से क्रिया करता है तो प्रारंभ में एक अस्थायी नाभिक का निर्माण होता है और ये अस्थायी नाभिक इस अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को ग्रहण करके पुनः एक स्थायी नाभिक में चेंज हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है, प्रारंभिक प्रोडक्ट, वो सामान्यतः अस्थायी बनता है और उसके बाद में ये एक अन्य अभिक्रिया के द्वारा जो है वो एक स्थायी प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो अन्य अभिक्रिया है, ये अन्य अभिक्रिया किसी और के द्वारा संचालित की जाए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो अभिकारक है उनकी जब क्रिया नहीं होती है तो हम उस क्रिया को तेजी से संचालित करने के लिए एक उत्प्रेरक उपयोग में लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने
ए की बी से क्रिया कराई और ए बी से सीधे सीधे क्रिया नहीं करता तो हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम क्या करते हैं, हम इसे गर्म करते हैं या कोई एक पदार्थ काम में ले लेते हैं। तो हमें केमिस्ट्री में यह बताया जाता है कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अभिक्रिया में भाग उत्प्रेरक लेता है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात पुनः वो उत्प्रेरक हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा। अब ऐसे ही कैसे आप ये सोच सकते हैं, देखिए अब ए और बी सीधे आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना पाते, मान लीजिए, तभी हमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, सीधे अभिक्रिया नहीं कर रहे। लेकिन एक खास बात यह है कि ए बी के साथ में, ए उत्प्रेरक के साथ में आसानी से क्रिया कर लेता है और इससे बनने वाला जो उत्पाद है वो बी के साथ में आसानी से क्रिया कर लेता है और उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें हमें उत्प्रेरक वापस प्राप्त हो जाता है। तो अब इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, ए ने उत्प्रेरक से अभिक्रिया की, एक बीच में एक नाभिक या हम कहें एक नया उत्पाद बनाया जो अस्थायी है और बी से अभिक्रिया करके एक स्थायी उत्पाद बना लेता है। तो जब भी फिशन होगा, फ्यूजन होगा, इन अभिक्रियाओं में जो नाभिक बनेगा वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, लेकिन अंतिम नाभिक जो हमें प्राप्त होता है वो हमेशा स्थायी नाभिक होता है। अंतिम नाभिक जो हमें प्राप्त होता है वो हमेशा स्थायी नाभिक प्राप्त होता है, उच्च ऊर्जा का नाभिक प्राप्त होता है। लेकिन वो जो उसका स्थायित्व है वो ज्यादा कब हो जाता है, जब उसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे मान लीजिए हमें एक अभिक्रिया में ए का विघटन हुआ और विघटन से हमें बी नाभिक प्राप्त हुआ, तो ये जो बी नाभिक है ये पूर्णतः स्थायी होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ए के विघटन से जो बी नाभिक प्राप्त हुआ है, इस विघटन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको ये बी ग्रहण कर लेता है, जिससे इसकी ऊर्जा उच्च हो जाती है और ये थोड़ी देर के लिए उच्च ऊर्जा का अस्थायी नाभिक की भांति व्यवहार करता है और अपनी ऊर्जा को त्याग देता है। लेकिन ऊर्जा को त्यागने से इस नाभिक का रूप चेंज नहीं हो जाता है, ये नाभिक अभी भी बी ही है। केवल जब उत्पाद हमें प्राप्त हुआ था तब ये उच्च ऊर्जा का उत्पाद था और अब ये थोड़ी सी देर बाद में निम्न ऊर्जा का उत्पाद हो गया कुछ विकिरणों को उत्सर्जित करके। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक की अभिक्रिया में, चाहे वो विखंडन हो चाहे वो संलयन हो, जो नाभिक हमें प्राप्त होते हैं वो नाभिक पूर्णतः स्थायी नाभिक होंगे या नहीं होंगे ये गारंटी नहीं है। अस्थायी नाभिक भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी नाभिक भी अंततः एक स्थायी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि मध्यवर्ती अवस्थाओं में हमें अस्थायी नाभिक प्राप्त होते हैं और अंतिम अवस्था में हमें स्थायी नाभिक प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगले भाग पर हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है जिसकी हम बात कर रहे थे नाभिकीय अभिक्रियाओं की, तो ये जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती है। एक जो है वो होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम ही पता चल रहा है, विखंडन, खंडन हो रहा है यानी कि टूट रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया की तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात कि ये जो अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया सामान्यतः उन नाभिकों में आसानी से संपादित हो जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनमें हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या ए का मान 170 से ज्यादा होता है। जिनकी द्रव्यमान संख्या ए का मान 170 से ज्यादा होता है उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होता है। अब देखो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक में बांधे रखने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी इतनी ऊर्जा से बंधा हुआ है। अगर हमने किसी भी प्रकार से इतनी ऊर्जा दे दी तो ये न्यूक्लियन जो है वो नाभिक से बाहर निकल जाएगा, यानी इसको बाहर निकलने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए कम से कम। ये नाभिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा से बंधा हुआ है, ठीक है। या हम कहें कि इतना कार्य हमें करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। जबकि जिनके द्रव्यमान संख्या का मान 30, जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान 30 से 170 के बीच में है, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है। इसलिए इनको पृथक करना थोड़ा सा मुश्किल है और जिनकी ऊर्जा 7 है उनको पृथक करना आसान है। अब आप सोच रहे हैं 7 और 8 में 1 का ही तो अंतर है, फिर इतना डिफरेंस कैसे आ गया?
एक का अंतर नहीं है, ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अंतर है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अपने आप में छोटी ऊर्जा नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि जब भी नाभिक के विखंडन होगा, ठीक है, तो उस नाभिक के विखंडन में जब एक नाभिक मान लीजिए ए है, ये टूटता है, इससे दो नाभिक बी और सी प्राप्त होते हैं, तो ये बी और सी जो नाभिक है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर द्रव्यमान के नाभिक भले ही नहीं हो, लेकिन इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि जब ये ए नाभिक टूटा जिसकी द्रव्यमान संख्या का मान लीजिए 100 है, तो एक नाभिक तो जो है वो मान लीजिए 10 द्रव्यमान संख्या का आ गया और एक 90 का। नहीं, एक अगर 40 का है तो दूसरा 60 का हो सकता है। अब एग्जैक्ट आप देखोगे इनमें भी अंतर है, ऐसा नहीं है कि बराबर है, लेकिन इनमें इतना बड़ा अंतर नहीं कि एक तो बिल्कुल छोटा सा अंतर हो, एक बड़ा अंतर हो। बिल्कुल वैसे जैसे मान लीजिए एक बड़े पत्थर पर अगर आप एक छोटा पत्थर मारोगे तो उससे उस छोटे पत्थर का जो एक टुकड़ा हमें अलग प्राप्त होगा, लेकिन उस बड़े पत्थर पर अगर हथौड़ा मारोगे तो हथौड़ा मारने पर वो दो लगभग बराबर बड़े पत्थरों में विभक्त हो जाएगा। तो जो हथौड़ा मारने की प्रक्रिया है उसमें बराबर में विभक्त हो रहा है। तो नाभिक के विखंडन में जो हमें नए नाभिक प्राप्त होते हैं वो नए नाभिक द्रव्यमान में लगभग बराबर होते हैं। और एक खास बात यह है कि जो विखंडन की अभिक्रिया है, और इससे पहले आपने एक अभिक्रिया पढ़ी विघटन की, तो आप सोच रहे हैं कि विघटन में भी तो यही होता है, जब कोई नाभिक जो है वो टूटता है और इससे हमें दो नाभिक प्राप्त हो, जैसे यूरेनियम टूटा, इससे हमें थोरियम प्राप्त हो गया, अल्फा कण प्राप्त हो गया, तो ये भी तो दो नाभिक प्राप्त हुए, ये भी तो टूटा है, तो इसको विखंडन क्यों नहीं कहा, इसको विघटन क्यों कहा? पहली बात, विघटन स्वतः होता है, विखंडन करवाया जाता है। विखंडन करवाया जाता है, विघटन स्वतः होता है। पहला अंतर इन दोनों में यह है। दूसरा अंतर इन दोनों में यह है कि यूरेनियम जब टूटा है तो एक हमें प्राप्त हुआ थोरियम और एक हमें अल्फा कण। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है ए, उसका मान लगभग 235 होता है। 235 वाला यूरेनियम भी होता है, द्रव्यमान संख्या 236 वाला यूरेनियम भी है, द्रव्यमान संख्या 238 वाला यूरेनियम भी है। तो ये जो है वो यूरेनियम के समस्थानिक है सारे के सारे। तो इससे जो हमें थोरियम प्राप्त हुआ, उस थोरियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो लगभग मेरे ख्याल में 234 के आसपास होती है, 234 के आसपास। तो 238 से 234 हमें प्राप्त हुआ है, और दूसरा अल्फा कण प्राप्त हुआ जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 है। तो एक तो 234 वाला और एक 4 द्रव्यमान संख्या वाला। अब द्रव्यमान संख्या पर अपन इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्रव्यमान संख्या किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को बताती है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी नाभिक का द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि विघटन में एक बड़ा नाभिक और एक छोटा नाभिक प्राप्त हो रहा है, जबकि विखंडन में दो लगभग समान द्रव्यमान के नाभिक हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये एक और मूलभूत अंतर है। एक और अंतर मैंने बताया कि विखंडन करवाया जाता है, विघटन अपने आप हो जाता है। तो विखंडन में हम क्या कहेंगे कि किसी नाभिक के, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी बड़े नाभिक पर जब किसी छोटे नाभिक से टक्कर कराई जाती है, तो ये जो छोटा नाभिक है, छोटा नाभिक लेकिन उच्च ऊर्जा का नाभिक, जब इससे टक्कर करता है तो ये दो बराबर द्रव्यमान के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें यह जो प्रक्रिया है जिसमें एक बड़े नाभिक पर छोटे नाभिक से टक्कर कराने पर, या नाभिक के कण से टक्कर कराने पर छोटे नाभिक को दो बराबर द्रव्यमान के नाभिकों में, दो लगभग समान द्रव्यमान के नाभिकों में विभक्त होने की प्रक्रिया, इसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पर कि यूरेनियम 235 जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या 235 है। जब इस पर एक न्यूट्रॉन की को टक्कर कराई जाती है, न्यूट्रॉन को टक्कर कराई जाती है, तो इससे एक अस्थायी नाभिक यूरेनियम 236 हमें प्राप्त होता है, जिसकी परमाणु क्रमांक का मान 92 है। एक न्यूट्रॉन को एक तरीके से इसने ग्रहण कर लिया। इस अभिक्रिया में एक ऊर्जा भी मुक्त होती है। ये जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस ऊर्जा को यूरेनियम ग्रहण करता है और इसके अंदर के जो अणु है वो कंपन करने लगते हैं। अब ये नाभिकीय विखंडन कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। और कंपन करने के बाद में ये दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है। अब दो छोटे कौन से नाभिकों में टूटेगा? तो ऐसा बहुत बार देखा गया कि न्यूट्रॉन की जब यूरेनियम पर बौछार कराई जाती है तो कभी ये बेरियम और क्रिप्टन, जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या का मान 144, बेरियम के लिए 144 और क्रिप्टन के लिए 90 है। ठीक है, क्रिप्टन के लिए 90 है, में टूट जाता है और साथ में दो न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं। कभी ये 144 द्रव्यमान संख्या वाले बेरियम और 89 द्रव्यमान संख्या वाले क्रिप्टन में टूट जाता है और दो की जगह 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं।
इसके स्थान पर यह भी देखा गया है कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो हमेशा ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटे, जरूरी नहीं है। ये कभी ज़ेनॉन और स्ट्रोंशियम में भी टूट सकता है। ज़ेनॉन जिसकी द्रव्यमान संख्या का मान 140 है, स्ट्रोंशियम जिसकी द्रव्यमान संख्या का मान 94 है, और इसके साथ में 2 न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं। और कभी कभी ये एंटीमनी Sb और नेपच्यूरियम जो है Nb में टूट जाता है, Sb और Nb में टूट जाता है। Sb जिसकी द्रव्यमान संख्या का मान 133 है और Nb जिसकी द्रव्यमान संख्या का मान 99, और इसके साथ में 4 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। यानी कि एक खास बात यहां पता चल रही है, नायोबियम, सॉरी मैं नेपच्यूरियम बोल गया, नायोबियम बाय मिस्टेक मैंने ये कह दिया। खैर, इस अभिक्रिया में एक खास बात आपने देखी कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई है तो हमेशा ये अभिक्रिया एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। ये अभिक्रिया थोड़ी सी बदल भी सकती है, यानी इससे प्राप्त होने वाले उत्पाद हमेशा एक जैसे नहीं होंगे, हमेशा अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि जब नाभिकीय विखंडन कराया जाएगा यूरेनियम का न्यूट्रॉन की बौछार करा करके, तो अलग अलग अभिक्रियाओं के कारण हर विखंडन से आपको अलग अलग ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। लेकिन इन सभी अभिक्रियाओं में देखा गया इस जो Q का मान है वो लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही प्राप्त हो रहा, किसी का 200 से थोड़ा सा ज्यादा, किसी अभिक्रिया पर, किसी अभिक्रिया में 200 से थोड़ा सा कम, तो एवरेज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे माना जाता है। अब देखिए एक और खास बात है कि इन अभिक्रियाओं में एक खास बात और ये हो रही है कि यूरेनियम पर जब आप न्यूट्रॉन की बौछार कराई है तो इसका जब विखंडन हुआ है तो विखंडन में हमें उत्पाद में 2 नाभिक तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ में कुछ न्यूट्रॉन भी हमें प्राप्त हुए, साथ में हमें कुछ न्यूट्रॉन भी प्राप्त हुए हैं। वो जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए हैं उन न्यूट्रॉनों को, वो जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए हैं उन न्यूट्रॉनों वो जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए हैं वो आगे की विखंडन की जो प्रक्रिया है उसको संपादन हमारे काम आएंगे। यानी एक बार उनका विखंडन कराने के लिए हमने न्यूट्रॉन दे दिया तो उसके बाद में हमें विखंडन कराने के लिए अलग से न्यूट्रॉन देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कि इन चारों प्रक्रियाओं में पहली प्रक्रिया में सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया में 3, किसी प्रक्रिया में 2, किसी में 4। तो अलग अलग बार जब इसका विखंडन होता है तो ये जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं ये न्यूट्रॉन आगे और यूरेनियम का विखंडन करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे भाई यूरेनियम तो खत्म हो गया, विखंडन कैसे होगा? तो जब भी आप यूरेनियम का विखंडन करा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक परमाणु का या एक नाभिक का विखंडन कराएंगे, हम एक नाभिक रख देंगे और उस पर एक न्यूट्रॉन से टक्कर कराएंगे, निशाना लगाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। हम जब लेते हैं तो पदार्थ की एक निश्चित मात्रा लेते हैं जिसमें नाभिकों की संख्या असंख्य होती है। अब उसमें मान लीजिए आपने 10 न्यूट्रॉन छोड़ दिए विखंडन कराने के लिए, 10 नाभिकों का विखंडन हो गया, उससे हमें 20 न्यूट्रॉन और प्राप्त हो गए। ये 20 न्यूट्रॉनों में से सारे न्यूट्रॉन यूरेनियम का विखंडन शायद नहीं करा पाए, लेकिन मान लीजिए 20 में से 15 न्यूट्रॉन यूरेनियम से क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उसका विखंडन कराते हैं, तो फिर 15 से हमें 30 न्यूट्रॉन और प्राप्त हो रहे हैं। किसी अभिक्रिया में हमें 4 न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए किसी में 3 प्राप्त हो रहा है, अगर हम 4 मानते हैं तो 10 न्यूट्रॉन जब विखंडन कराते तो हमें 40 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, 40 न्यूट्रॉन आगे और विखंडन करते हैं। यानी कि एक तरीके से ये ऐसा हुआ जैसे आपने एक चारा रखा हुआ है, बहुत सारा तिनके रखे हुए हैं, उन तिनकों में से एक तिनके को आपने आग पकड़ा दी, वो आगे क्या हो गया, अब आगे से आगे अपने आप फैलती जाएगी, आपको इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी ये अभिक्रिया कैसी है, रूप में आगे चल रही है, श्रृंखला के रूप में आगे चल रही है, जिसका एक वृत्त चित्र भी अपन आगे देखेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हो कि एक और यूरेनियम पर क्या है, न्यूट्रॉन की बौछार कराई है जिससे बेरियम और क्रिप्टन प्राप्त हुए हैं, साथ में 2 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए हैं। ये 2 न्यूट्रॉन फिर 2 यूरेनियम से क्या कर रहे हैं, इससे फिर हमें 2 और न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन यानी टोटल 4 न्यूट्रॉन, आगे 4 यूरेनियम का विखंडन करा रही है, अभिक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब सोचो कि एक विखंडन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अगले विखंडन में फिर 2 यूरेनियम का विखंडन हो रहा है यानी कि 200 और 200 400, फिर ये 2 4 का और विखंडन कर रहे हैं यानी कि 200 के हिसाब से देखें तो 800। अगर ये अभिक्रिया बहुत तेजी से संपादित हो, जो कि होती है, तो ये ऊर्जा एक साथ हमें प्राप्त होगी, अत्यधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। अगर इस ऊर्जा का मान इतना अधिक है कि इस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है,
तो एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा, जैसे कि परमाणु बम में होता है। और अगर इस ऊर्जा को कंट्रोल किया जा सकता है तो इस ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी एक प्रक्रिया आगे हम पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण हम इसमें लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक मोटी लकड़ी को आग लगा दी। अब देखते हैं मोटी लकड़ी जो है ना वो बहुत तेजी से नहीं जलती है, धीमी गति से आगे जलती है। ठीक है, तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो क्या होगी, धीमी गति से हमें प्राप्त होगी, उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, कभी भी हम उसको बुझा सकेंगे। एक मोटी लकड़ी की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा लकड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा भूसे का ढेर है जिसमें छोटे छोटे तिनके हैं, अगर आप उसमें आग लगा दो तो उसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया होगी वो इतनी तेजी से संपादित होगी कि एक का एक बहुत सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, एक का एक बहुत सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और वो जो तिनके हैं वो आगे से आगे जलते चले जाते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया में दो तरह की श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है, एक जिसको नियंत्रित किया जा सकता है और दूसरी जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे हम नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब नाभिक, यूरेनियम जैसा नाभिक है, उस पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई, तो न्यूट्रॉन की बौछार कराने पर इस यूरेनियम के नाभिक का विखंडन कैसे हुआ, इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसको हम यहां पर देखेंगे। यूरेनियम है वो द्रव बूंद मॉडल के द्वारा समझाया गया, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूं। देखो बच्चों, क्या होता है कि मान लीजिए एक पानी की बूंद है। आप ये देखेंगे कि अगर पानी की बूंद में किसी भी प्रकार से उसका भार बढ़ जाए, या हम ये कहेंगे कि वो कंपन करने लगे, तो वो दो छोटी बूंदों में विभक्त हो सकती है। जैसे यहां पर एक चित्र आप देख रहे हो, पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब मंद गति का न्यूट्रॉन यूरेनियम पर आकर टकराता है तो यूरेनियम क्या करता है, उसका अवशोषण कर लेता है। इस अवशोषण की प्रक्रिया में यूरेनियम 236 बनता है, जो कि अस्थायी। अस्थायी होने का मतलब यह है कि इसके अंदर के जो नाभिकीय कण हैं वो कंपन करने लगते हैं, और यूरेनियम ने न्यूट्रॉन का बहुत को ग्रहण किया, जिससे इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ने के कारण और कंपन के कारण और नाभिक में एक नया न्यूक्लियॉन आने की वजह से प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। जैसे पहले से जो प्रोटॉन थे वो 92 प्रोटॉन थे, वो एक स्पेस में एक जगह में रह रहे थे। अब वहां एक न्यूट्रॉन और आ गया, और एक न्यूट्रॉन आने की वजह से क्या हुआ कि वो जो प्रोटॉन थे थोड़े और पास में आ गए। थोड़े और पास में आए तो प्रतिकर्षण बल बढ़ा, प्रतिकर्षण बल के साथ साथ आकर्षण बल भी बढ़ा, नाभिकीय आकर्षण बल। तो बलों का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और इस वजह से जो भारी नाभिक है वो कंपन करने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले ये गोलाकार था पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में कैसा है, डंबल आकृति का बनने जा रहा है। कंपन गति जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये जो बड़ा नाभिक है, ये एक बड़ा नाभिक है, ये इसका जो शेप है ऐसा होने लग जाता है, और इसके बाद में इसमें दो छोटे हिस्से बन जाते हैं जिनके दोनों के द्रव्यमान केंद्र अलग अलग होते हैं। और ज्यादा तेजी से कंपन करने के कारण, कूलाम प्रतिकर्षण के कारण और ऊर्जा के कारण ये जो छोटे हिस्से हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हो ये अलग हो रहे हैं, और जब ये अलग होते हैं तो अपने साथ में अपने में से दो छोटे भागों में तो विभक्त हो ही रहे हैं, इसके साथ में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे द्रव बूंद मॉडल से हम समझ सकते हैं। तो द्रव बूंद मॉडल क्या बता रहा है, द्रव की बूंद को अगर आप कंपन कराओगे तो वो छोटी बूंदों में विभक्त हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से नाभिक जो है उसमें जब न्यूट्रॉन जाता है तो नाभिक की जो ऊर्जा है वो रूपा चेंज हो जाती है। उस ऊर्जा के चेंज हो जाने की वजह से नाभिक के कण कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने के कारण इन्हें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी प्राप्त होती है, कूलाम प्रतिकर्षण बल होता है, उसकी वजह से ये दो छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से नाभिक का खंडन होता है। अब देखिए हम यहाँ पर ऊर्जा की गणना करेंगे। देखिए यूरेनियम की हम बात करें तो यूरेनियम का जो एक भारी नाभिक है उसकी जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है उसका मान है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जब ये दो समान द्रव्यमान के नाभिकों में टूटता है तो प्रत्येक की जो ऊर्जा है वो होती है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, अब अगर मैं भारी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा निकालना चाहूं तो इस प्रक्रिया में अगर यूरेनियम की द्रव्यमान से बात करें तो वो होती है हमारे पास में
240, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए एक प्रश्न आया है, उसको अपन इसके बाद में सॉल्व करेंगे। पहले मैं गणना करवा देता हूं, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं। तो एक ये जो हम संख्या लिख रहे हैं 7 बंधन ऊर्जा, यानी एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा। कितने की न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा है? एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा है। अब बंधन ऊर्जा का मान निकालना चाहूं यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम में लगभग 2 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। लगभग हम संख्या ले रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं। वैसे 35 भी हो सकते हैं, 236 भी हो सकते हैं, 238, 240 भी हो सकते हैं। यूरेनियम के अलग अलग आइसोटॉप यानी कि समस्थानिकों की बात हम कर रहे हैं। एक न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा का जो मान है वो है 7.6। तो 240 का कितना हो गया? 7.6 इंटू 240। अब इससे 2 हल्के नाभिक बने, प्रत्येक की द्रव्यमान संख्या मान लीजिए 120 थी। तो एक नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान है, एक नाभिक मतलब एक न्यूक्लियन यानी एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की, 8.5। तो 120 न्यूक्लियनों की कितनी होगी? 120 न्यूक्लियन यानी 120 न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की, 120 से इसको गुणा कर दीजिए। पर 120 से क्यों करा हमने? ये तो हमने एक के लिए निकाला, बने तो 2 हैं, 2 नाभिक बने ना। तो अभिकारक के लिए तो हमने देखा, अभिकारक में तो हमारे पास में कौन है? अभिकारक में हमारे पास में है यूरेनियम, और न्यूट्रॉन भी है। हालांकि यूरेनियम के साथ में न्यूट्रॉन भी है, यूरेनियम है। इसके एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को विभक्त करने के लिए आपको 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत है। या हम ये कहें कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से, या एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन से, या एक न्यूट्रॉन से 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बंधा हुआ। अब यूरेनियम में 240 है, तो 240 कितनी ऊर्जा से बंधे हुए होंगे? 240 से गुणा कर दीजिए, ये अभिकारक की ऊर्जा आ गई। अब उत्पाद हमारे पास में मान लीजिए 2 प्राप्त हुए, ठीक है। एक प्राप्त हुआ ए और दूसरा प्राप्त हुआ बी। दोनों की द्रव्यमान संख्या मान लीजिए 120 थी। 240 जो है वो 120 के 2 नाभिकों में टूट गया। अब इसके लिए हम ऊर्जा निकालना चाहे तो इसके एक न्यूक्लियन की जो बंधन ऊर्जा होती है वो लगभग 8.5, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 होती है, यानी एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा 8.5 है। इसमें कितने हैं? ऐसे बी के लिए निकालिए, इसके लिए भी 8.5 इंटू 100। तो आप ये सोच रहे होंगे भाई 8.5 को 120 से गुणा किया, मान लीजिए x आ गया, फिर 8.5 को 20 से गुणा किया तो फिर वापस x आएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो x प्लस 2x, यानी कि टोटल आपके पास में कितनी आ जाएगी? दोनों को जोड़ेंगे तो a की ऊर्जा x, b की ऊर्जा x, x प्लस x 2x, और 2x में x क्या है? x का मान है 120 गुणा 8.5। तो ये हमारे पास में a और b की टोटल ऊर्जा आ गई, ठीक है। a और b कौन है? उत्पाद है। तो अभिकारक की ऊर्जा आ गई, उत्पाद की ऊर्जा आ गई। अगर अभिकारक की ऊर्जा में से उत्पाद की ऊर्जा को आप घटा दोगे तो आपके पास में मुक्त ऊर्जा उसका मान आ जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, ये अभिकारक की ऊर्जा 240 इंटू 7.6, उत्पाद की ऊर्जा 2 इंटू 120, इन दोनों को हमने घटाया, 2 को 120 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 240 गुणा। अब आपको क्या करना है? 240 गुणा 7.6 को इसमें से घटाना। इस 240 गुणा 8.5 में से 240 गुणा, तो दोनों में से 240 तो कॉमन आ जाएगा, ये 240 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ गया? 8.5 माइनस 7.6, 8.5 माइनस 7.6। तो ये हमारे पास में देखिए यहां पर लिख माइनस 7.6, माइनस करोगे तो 0.9 आएगा, 240 से गुणा करोगे तो 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। अब ये दो है कि पूरी हमें प्राप्त नहीं होती, इसमें से कुछ ऊर्जा जो होती है वो इस यूरेनियम का विखंडन कराने के लिए उपयोग में आ जाती है। आगे जो यूरेनियम का विखंडन होगा उसमें काम में आ जाती है, यानी कि इसमें से कुछ ऊर्जा जो 2 नाभिक बने ए और बी, और इसके साथ में जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होता है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इस ऊर्जा का जो मान होता है बच्चों वो 40 के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऊर्जा का मान लगभग होता है, ठीक है।
इस ऊर्जा का लगभग मान 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम गणना कर सकते हैं कि एक विखंडन से हमें 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब देखो बच्चों, एक प्रश्न आया है आशुतोष सेन का, ये कह रहा है का विखंडन हुए बिना 236 कैसे बन, तो जो लिखा हुआ है 238 नहीं लिखा हुआ, 235 लिखा हुआ है। देखो यूरेनियम 92 235, ठीक है। ये जो यूरेनियम 235 है, इसका मतलब क्या है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 235 है, ठीक है। अब इस पर हमने जैसे ही एक न्यूट्रॉन की बौछार कराई, एक न्यूट्रॉन की बौछार करा दी, तो ये न्यूट्रॉन को क्या करेगा? ये यूरेनियम ग्रहण कर लेगा। जैसे ही इस यूरेनियम न्यूट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 235 में एक न्यूट्रॉन और आ गया, कितने हो गए टोटल? 236। यानी हमें एक नया यूरेनियम प्राप्त होगा जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो नहीं बदली, क्योंकि इसने न्यूट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रह गए। प्रोटॉन तो 92 ही रह गए, प्रोटॉन 92 है, और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो एक बढ़ गई है, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या भी एक बढ़ेगी, वो हो जाएगी 236। तो हमें नया यूरेनियम प्राप्त हो गया, यूरेनियम 236। तो 38 से 236 प्राप्त नहीं हुआ है, 35 से 36 प्राप्त हुआ है। अब एक प्रक्रिया भी है, एक प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 238 को, ध्यान से सुनना, यूरेनियम 238 को, ये जो प्रश्न इसने पूछा था वो प्रश्न का जवाब मैंने दिया है। इसने यहां पर शायद ये देख लिया होगा इस अभिक्रिया में कि ये 235 जो है, ये 238 जो है वो 236 में कैसे चेंज हुआ है। तो 238 नहीं है, 235 है। थोड़ा सा पेन जो है वो डार्क था, इस वजह से लिखने में 238 जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा एक चीज और यहां पर है कि हम जो बात कर रहे थे उसमें हमने देखा कि यूरेनियम का जब विखंडन हो रहा है तो एक नाभिक के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एक नाभिक के विखंडन से, ठीक है। और एक नाभिक के विखंडन से ये ऊर्जा प्राप्त होने के साथ साथ हमारे को और क्या प्राप्त हो रहा है? हमने देखा कि किसी अभिक्रिया में हमें 2 न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, किसी में हमें 3 प्राप्त हो रहे हैं, किसी में 2 प्राप्त हो रहे हैं, किसी में 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो एवरेज हम मान लेते हैं कि कभी 2 प्राप्त होंगे, कभी 3 प्राप्त होंगे, कभी 4 प्राप्त होंगे, कभी 2 प्राप्त होंगे। इनमें से ये वाली जो अभिक्रिया है, सेकेंड वाली जो अभिक्रिया, इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है। यानी ये माना जाता है कि, हालांकि सबसे ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि भाई बाकी की संभावना 10% है, इसकी 90% है। बाकी की संभावना अगर 80% है तो इसकी संभावना 90% है, इतना मान सकते हैं। मतलब दोनों में अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है। तो एक यूरेनियम का जब विखंडन होता है तो उससे हमें बेरियम और क्रिप्टन के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। अब इनके सबके अलग अलग द्रव्यमान यहाँ पर दिए गए, ठीक है। अब अगर मुझे मान लीजिए द्रव्यमान में क्षति निकालनी है, तो यूरेनियम और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ दीजिए, तो आपके पास में अभिकारक का द्रव्यमान आ जाएगा। बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ दीजिए तो उत्पाद का द्रव्यमान आ जाएगा आपके पास में। इसको माइनस कर लीजिए, आपके पास द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हमने क्या किया? यूरेनियम और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ दिया, और देखो इसमें बेरियम का, क्रिप्टन का और 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ करके माइनस कर दिया। ये तो हो गया अभिकारक का द्रव्यमान, ये हो गया उत्पाद का द्रव्यमान। ये माइनस किया तो आपके पास में एक संख्या आ गई जिसको हम कहेंगे द्रव्यमान क्षति 0.2513। मेरे हिसाब से कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि मैं आपको समझाऊं भाई देखो 235 में ये जोड़ा तो इतना आएगा, उसमें से ये घटाएंगे तो इतना आएगा। तो जोड़ना घटाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास जो समीकरण है उसमें क्या है? यूरेनियम है, उससे न्यूट्रॉन ने अभिक्रिया की है, यूरेनियम 235 है, इससे न्यूट्रॉन ने अभिक्रिया की है, और इससे आपको बेरियम प्राप्त हुआ है, आपको क्रिप्टन प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेरियम जिसके परमाणु क्रमांक का मान 144 है और ये 89 है, इसका जो परमाणु क्रमांक नहीं, द्रव्यमान संख्या का मान, और परमाणु क्रमांक का मान 56 और 36 है दोनों के लिए। ये 56 है और ये 36 है, और इसके साथ में हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना है? ये अभिकारकों का द्रव्यमान निकालना है, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए। उत्पाद का द्रव्यमान निकालना है, तीनों के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो अभिकारकों के द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, ये रहे, अभी अभी हमने लिखे थे, ये रहे। सबसे नीचे देखो अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान, ये अभिकारकों के द्रव्यमान दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन का और यूरेनियम का, और ये उत्पाद के क्रिप्टन के और
सॉरी बेरियम के और क्रिप्टन के, और इसके साथ में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर है। तो हमने पहले क्या किया, इसमें दोनों उत्पाद, दोनों अभिकारक यानी यूरेनियम का द्रव्यमान यानी 235 आप देख सकते हो यहाँ पर, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ दिया। इसमें से हमने क्या किया, अभी उत्पाद जो हमें प्राप्त हुआ है बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, उनके द्रव्यमान को जोड़कर घटा दिया। अब एक एएमयू की तुल्य कितनी ऊर्जा होती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं पहले निकलवा चुका हूं आपको। एक एएमयू की तुल्य इतनी ऊर्जा, तो इतने एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, यानी एक एएमयू जब ऊर्जा में चेंज होगा, उष्मा में चेंज होगा, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उष्मा या ऊर्जा में प्राप्त होगी। इतने द्रव्यमान की क्षति हुई है, तो ये कितनी ऊर्जा में चेंज हुआ होगा, एक एएमयू पर इतना, तो इतने एएमयू पर कितना, गुणा कर दीजिए, आपके पास में आ जाएगा। ये तो छोटी क्लास का प्रश्न हो गया। तो इसमें भी आप देखेंगे लगभग कितना मान आता है हमारे पास में, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होता है, यानी एक यूरेनियम के विखंडन से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब देखो ये जो अभिक्रिया, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, एक यूरेनियम से एक न्यूट्रॉन की बौछार कराई जा रही है, तो इससे बेरियम बन रहा है, क्रिप्टन बन रहा है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो आगे 3 यूरेनियम का विखंडन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उससे हमें 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, प्रत्येक से 3। वो 9 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 9 यूरेनियम का विखंडन करेंगे। 9 से फिर प्रत्येक से 3 प्राप्त होंगे, यानी 27 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। 27 आगे 27 न्यूट्रॉन यूरेनियम का विखंडन करेंगे, यानी अभिक्रिया बहुत तेजी से, एक से शुरू होते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें विखंडन उत्पन्न कण नाभिकों का विखंडन करे, और इस प्रक्रिया में लगातार विखंडन, यानी एक बार विखंडन शुरू करवा दिया तो विखंडन अपने आप ही इस क्रिया से हमें प्राप्त हो जाए, विखंडन आगे तक है, बंद नहीं हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम